नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य में जो आलोचना का सूत्रपात है या फिर आलोचना कब से शुरू होती है, क्या-क्या वो कारण रहे कि किस-किस तरह से आलोचना का एक प्रारूप तैयार हुआ, इसको हम देखेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैंने एक पीडीएफ लगाई हुई है हिंदी आलोचना का सूत्रपात करके। सबसे पहले अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस प्रसिद्ध लेख में अनिस्थिरता, आप ध्यान दें कि यह अनिस्थिरता थोड़ी सी गलत है, अनिस्थिरता शब्द के प्रयोग को लेकर विवाद खड़ा हुआ, तो वो निबंध है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण निबंध लिखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया, जिसको लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ। और ये अनिस्थिरता शब्द को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ, उसमें द्विवेदी जी को घेरने वाले में सबसे पहले बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे, जिन्होंने आत्माराम के नाम से एक लेखमाला चलाकर द्विवेदी जी के कुछ मतों का खंडन भी शुरू कर दिया। और द्विवेदी जी ने उनके जो उनका उन्होंने जो द्विवेदी के मतों को खंडन किया था, उसका जवाब देने के लिए उसके प्रत्युत्तर के तौर पे एक रचना लिखी, एक निबंध लिखा कि स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं। और ये आत्माराम के नाम से जो लिखे लेख हैं बालमुकुंद गुप्त के द्वारा, उसका प्रत्युत्तर है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें अपना नाम कल्लू अलहित बताते हैं। अब अगर हम देखें कि समालोचना का सूत्रपात जो है हिंदी में एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने ही किया, ऐसा मानना है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी में प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने ठीक वही काम किया जो अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। तो प्रताप नारायण मिश्र की तुलना वो एडिसन के साथ करते हैं और बालकृष्ण भट्ट की तुलना स्टील के साथ करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि सीधे सीधे परीक्षा में पूछे हुए सारे के सारे तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं कि आलोचना का सूत्रपात, आलोचना की शुरुआत किस तरह से किस रूप में आगे बढ़ी। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन से तुलना किया है और बालकृष्ण भट्ट को स्टील से तुलना किया है। लाला श्रीनिवास दास के एक नाटक जिसका नाम संयोगिता स्वयंवर की आलोचना सच्ची समालोचना के नाम से किसने की थी, तो वो किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने हिंदी प्रदीप पत्रिका, जो कि 1877 में निकलती थी। समालोचना के सूत्रपात यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने 1893 से माना है, में दिखाई पड़ता है। ऐसा कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। मिश्र बंधु आते हैं उसके बाद। जैसे ही सच्ची समालोचना और निबंधों के माध्यम से वाद विवाद उत्तर प्रत्युत्तर शुरू होता है, तभी मिश्र बंधुओं ने 1910 में हिंदी नवरत्न नाम का एक ग्रंथ निकाला, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त ग्रंथ कहा है। और हिंदी नवरत्न की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि बताया गया। किसके वृक्ष? बिहारी पे, बिहारी को आक्षेपित करते हुए, बिहारी पे आक्षेप लगाते हुए देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना गया। जैसे ही हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने देव को सबसे बड़ा कवि घोषित किया, उसके 8 साल बाद 1918 में बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नाम की एक पुस्तक आती है, जिसके लेखक होते हैं पद्म सिंह शर्मा, और वो बिहारी को श्रेष्ठ बताते हैं। बकायदा सतर्क वो बिहारी को श्रेष्ठ बताते हैं। और यहीं से तुलनात्मक आलोचना का जन्म माना जाता है कि जब मिश्र बंधुओं ने देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि बताया बिहारी पे आक्षेप लगाते हुए, उसके जवाब में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई एक तुलनात्मक अध्ययन 1918 में किताब निकाल के बिहारी को श्रेष्ठ बताया, बल्कि बिल्कुल तर्क के आधार पे बिहारी को श्रेष्ठ घोषित किया। और यहीं से तुलनात्मक आलोचना
की शुरुआत मानी जाती है। बिहारी और देव के जो ये बड़े होने का, श्रेष्ठ होने का जो विवाद है वो और आगे बढ़ा। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नाम की एक किताब लिखा, जिसमें देव को बड़ा बताया, और लाला भगवान दी ने बिहारी और देव नाम से किताब लिखा, जिसमें बिहारी को बड़ा बताया। तो इस तरह की ये 4 किताबों में देव और बिहारी के बड़े होने का जो विवाद है, ये तुलनात्मक आलोचना को जन्म देता है, और इस तरह से हिंदी साहित्य में आलोचना का सूत्रपात होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।